हेलो स्टूडेंट्स, देख डेमो के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। एओ आरओ की पोस्ट के लिए आज हम प्रश्न कर रहे हैं जो डेफिनेशंस के प्रश्न हैं, और मान के चलना अगर आप ये प्रश्न कर लोगे ना कंप्लीट, जितने हम करवाने वाले हैं, तो प्रश्न आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। लैंग्वेज सेम आए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन प्रश्न की जो थीम होगी ना, अगर आप यहां पर समझ के चलोगे तो प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखना। क्लियर? तो जितने भी प्रश्न हम कर रहे हैं, एक एक प्रश्न के साथ साथ जो डिटेल आपको मिलेगी, चाहो तो आप उसके नोट्स भी बना सकते हो और पूरा डिटेल चलेगा यहां पर अपना। ठीक है जी। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, ये रहा पहला प्रश्न। ध्यान से पढ़ना कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी से संबंधित सही कथन का चयन करें। दो ऑप्शन यहां पर दिए हुए हैं, सही कथन कौन सा है उसका आंसर हमें बताना है यहां पर। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसे ही आपको कथनों वाले प्रश्न नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन जब आप प्रश्न पढ़ रहे होगे यहां पर इस वर्ड को जरूर हाईलाइट कर लेना कि सही सत्य बात पूछ रहा है या असत्य बात पूछ रहा है, ट्रू पूछ रहा है या फॉल्स पूछ रहा है, इसको जरूर फोकस कर लेना। क्योंकि एग्जाम टाइम में कई बार ऐसा होगा, हमें प्रश्न तो आता होगा लेकिन सत्य असत्य हम अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तो हमारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, ऑप्शन दिए हुए हैं कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका बोर्ड में कमिश्नर होता है। दूसरा कथन है मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर निगम में कमिश्नर होता है। सही कथन बताना है कि दो कथन दिए, दोनों में से कौन सी बात सही है। पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों गलत है, दोनों सही हैं, और ऐसे ही प्रश्न आपको मिलने वाले। लेकिन यहां पर एक पॉइंट को समझना, पहले देखिए नगर पालिका की हम बात करते हैं, किसके? नगर पालिका की। इस नगर पालिका की जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे ना, आपको तीन वर्ड यहां पर मिलेंगे। ध्यान से देखना, इस नगर पालिका में आपको क्या क्या मिलने वाला है। एक पॉइंट मिलेगा नगर पालिका बोर्ड, नगर पालिका बोर्ड, क्या मिलेगा? नगर पालिका बोर्ड। एक मिलेगा आपको नगर परिषद, नगर परिषद, और एक आपको मिलेगा नगर निगम। क्या मिलेगा? नगर निगम। ध्यान रखना, जब आप डेफिनेशन का चैप्टर पढ़ोगे ना, आपको क्लियर वहां पर मिलेगा कि नगर पालिका का जो डेफिनेशन है ना, नगर पालिका की डेफिनेशन में तीन वर्ड देखने को मिलते हैं, एक नगर पालिका बोर्ड, एक नगर परिषद, एक नगर निगम, डेफिनेशन वाले चैप्टर में। और डेफिनेशन के लिए जो सेक्शन बनाया, सेक्शन नंबर कौन सा? सेकंड। आपको यह तो पता नहीं कि टोटल सेक्शन कितने हैं। ध्यान से पहले ये समझो बेसिक, कि आपसे पूछे कि टोटल सेक्शन कितने हैं। टोटल सेक्शन कितने हैं? आप बोलोगे 344, 344, 344 टोटल सेक्शन है। हमें ध्यान रखने चाहिए इसके बारे में। ध्यान रखना, टोटल सेक्शन की संख्या पूछे 344 और टोटल चैप्टर पूछे कल को कि टोटल चैप्टर कितने हैं, टोटल चैप्टर कितने हैं, अध्याय कितने हैं, तो आप बोलोगे टोटल चैप्टर की संख्या पूछे तो 17 है। ये ध्यान रखना। चैप्टर नंबर फर्स्ट के सेक्शन नंबर 2 में बताई गई है डेफिनेशन, और डेफिनेशन में ये डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। अब एक बात समझना, यहां पर ध्यान से समझना कि नगर निगम की संख्या कितनी है। कल को आपसे पूछ ले क्वेश्चन, तो नगर निगम की संख्या पूछे तो 10, कितनी है? 10। नगर परिषद की संख्या पूछे तो ध्यान रखना कितनी है? 36। और नगर पालिका बोर्ड पूछे कल को तो 194। ध्यान रखना, ये करंट का क्वेश्चन बन सकता है, पुराने आंकड़े मत पढ़ लेना। दिसंबर 2022 अमेंडमेंट हुआ था, इसके अंदर एक संशोधन हुआ और ये संख्या चेंज हो गई थी। तो करंट का मुद्दा है, थोड़ा सा ये नंबर याद कर लेना कि नगर निगम 10, नगर परिषद 36, नगर पालिका बोर्ड 194। टोटल करो इसका, अरे टोटल करो जल्दी से, इसका टोटल करोगे तो कितना निकल के आएगा? 240। क्या निकल के आएगा? 240। एक अच्छा प्रश्न यहां से एग्जामिनर फंसाएगा आपको कि डायरेक्ट पूछेगा दिसंबर 2022 के बाद। क्वेश्चन सुनना ध्यान से, एक प्रश्न के माध्यम से काफी सारे प्रश्न क्लियर कर रहा हूं कि दिसंबर 2022 के बाद से जो आपके नगर पालिका है उसकी संख्या कितनी है? 240। लेकिन दिसंबर 2022 से पहले कितनी थी? 213।
योजनाओं में पढ़ना है कभी 213 नगरीय निकाय पढ़ोगे वहां पे, लेकिन वर्तमान में नगरीय निकाय पूछे तो 240 दिसंबर 2022 के बाद से ध्यान रखना। एक चीज यहां पर हमें समझनी चाहिए कि मुखिया की बात कर लेते हैं। देखिए हम बात करते हैं मुखिया की, कि जो नगर पालिका है, नगर पालिका बोर्ड है, इसमें मुखिया को क्या बोलते हैं? तो इसमें जो मुखिया होगा उसको हम बोलने वाले हैं अध्यक्ष। क्या बोलने वाले हैं? अध्यक्ष। और इससे नीचे वाले पद को बोलेंगे उपाध्यक्ष। क्या बोलेंगे? उपाध्यक्ष बोलेंगे। रख लोगे याद कि मुखिया को क्या बोलते हैं? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। जबकि नगर परिषद में पूछे तो सभापति और इसके नीचे वाला पद या पोस्ट हो जाएगी उपसभापति की, उपसभापति की। और नगर निगम जिसकी संख्या पूछे 10 है, इसमें बोलेंगे महापौर या उप महापौर। क्या बोलेंगे? महापौर या उप महापौर। अब ये क्यों बता रहा हूं, क्या कारण है? क्योंकि कई बार ऐसे प्रश्न आएंगे आपके सामने जिसमें ऑप्शन के अंदर ये वर्ड यूज करेगा उप महापौर या महापौर। देखिए कई बार ऐसा होता है आपको प्रश्न नहीं आता, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेशन से आप प्रश्न को कर लोगे। अगर वो बात प्रश्न में नगर परिषद की कर रहा है, कई बार ऑप्शन में ये महापौर उप महापौर शब्द डाल के देगा, क्योंकि 4 ऑप्शन तो बनाएगा ना, तो वहां पर ऑप्शन एलिमिनेशन आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं, ध्यान रखना। नगर पालिका बोर्ड 10,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या पर बनेगा, ये भी ध्यान रखना। 10,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या पर क्या बनाओगे? नगर पालिका बोर्ड बनाओगे। नगर पालिका बोर्ड, समझना इस चीज को, नगर पालिका बोर्ड 10,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या पर अब क्या बनाओगे? नगर पालिका बोर्ड। नगर पालिका बोर्ड की स्थापना करोगे। नगर पालिका बोर्ड की स्थापना करोगे। 1 लाख से 5 लाख पूछे कल को, 1 लाख से 5 लाख तक पूछे तो नगर परिषद। क्या? नगर परिषद। ध्यान रखना इन सब का जनसंख्या घनत्व भी अलग अलग होता है, ध्यान रखना। कल को पेपर वाला इनके जनसंख्या घनत्व भी पूछ सकता है। और ग्रेटर देन 5 लाख पूछे कि 5 लाख से ज्यादा जनसंख्या पर पूछे तो आप कहोगे नगर निगम। क्या कहोगे? नगर निगम। और नगर निगम की संख्या कितनी है? ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, 10 है। कितनी है? 10 है। पूछ सकता है कि नगर निगम कहां पर है? राजस्थान में संभाग की संख्या 7 है, उन 7 संभाग में नगर निगम है, लेकिन 3 संभाग ऐसे हैं जहां पर नगर निगम 2-2 हैं। ध्यान रखना, एक जयपुर में, एक जोधपुर में और एक कोटा में। कि जयपुर, जोधपुर, कोटा में नगर निगम सब में 2-2-2 हैं। मतलब जयपुर में भी 2 हैं, जोधपुर में भी 2 हैं, कोटा में भी 2 हैं। बाकी जो संभाग बच गए सब में 1-1 है, तो टोटल संख्या निकल के आएगी 10 निकल के आएगी, ये ध्यान रखना। लेकिन हम बात किसकी कर रहे थे? मुख्य नगर पालिका अधिकारी की। अब एक बात समझना यहां पर कि नगर पालिका, नगर निगम की बात करोगे और नगर परिषद में बात करोगे, जो मुख्य नगर पालिका का अधिकारी होता है वो होता है कमिश्नर। क्या होता है? कमिश्नर होता है। ध्यान रखना कि नगर परिषद और नगर निगम कि एक तो बोल रहा हूं कि नगर परिषद और एक बोल रहा हूं नगर निगम। नगर परिषद और नगर निगम में जो मुख्य कार्यपालिका अधिकारी होगा वो कौन होगा? कमिश्नर होगा। कौन होगा? कमिश्नर होगा। लेकिन अगर बात करोगे नगर पालिका बोर्ड की, नगर पालिका बोर्ड की किसकी बात करोगे? नगर पालिका बोर्ड की बात करोगे। नगर पालिका बोर्ड में ध्यान रखना मुख्य कार्यपालिका अधिकारी कमिश्नर नहीं होता, वो होता है ईओ, जिसकी वैकेंसी भी आई हुई है, ध्यान रखना, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो मुझे लगता है अब आंसर बता दोगे आप कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका बोर्ड में कमिश्नर। बिल्कुल गलत, कमिश्नर नहीं होता। कमिश्नर का पद नगर परिषद नगर निगम में होगा। तो इसका मतलब सेकंड पॉइंट मेरा सही है। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल 2 यहां पर सही है, ध्यान रखना। तो ऐसे प्रश्न हम जब एक एक प्रश्न को सोल्व करेंगे, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप मान के चलना एक प्रश्न से काफी सारे प्रश्न हम सॉल्व कर जाएंगे। क्लियर?
तो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि नगर पालिका बोर्ड की संख्या 194, नगर परिषद 36, पहले 34 थे नगर परिषद, कितने थे? 34 थे, जिसमें 2 अभी ऐड हुए, ध्यान रखना दिसंबर 2022 के बाद। कोटपुतली बाद में जुड़े, कोटपुतली बाद में जुड़े, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है? कॉम्प्लेक्स से संबंधित सही कथन का चयन करना है। देखो, जब आप डेफिनेशन का चैप्टर पढ़ोगे ना, सेक्शन नंबर 2, तो पहले तो यह समझ लो कि जो सेक्शन नंबर 2 है, सेक्शन नंबर 2 है, इसमें स्पेशल तौर पर बताई गई है डेफिनेशंस। क्या बताई गई हैं? डेफिनेशंस बताई गई हैं, ये ध्यान रखना। कल को आपसे पेपर वाला ये पूछ सकता है कि सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशंस जो बताई गई हैं, इसमें टोटल डेफिनेशन की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना कि जो टोटल परिभाषाएं हैं या जो कुल परिभाषा है इसके अंदर, उसकी संख्या कल को पूछे तो 73 है। कितनी है? 73 टोटल डेफिनेशन है। टोटल चैप्टर पूछे तो 17 है, टोटल सेक्शन पूछे तो 344 है, लेकिन टोटल डेफिनेशन पूछे सेक्शन नंबर 2 में तो 73 है। इसी 73 के अंदर एक डेफिनेशन बताई गई है, किसके? कॉम्प्लेक्स की। कि कॉम्प्लेक्स से अभिप्राय क्या है? सही कथन बताना है। वाणिज्य उपयोग के मामले में 25 या अधिक इकाइयों के भवन से है, आवासीय उपयोग के मामले में 10 इकाइयों के भवन से है। तो जो सही आंसर आएगा वो हमें बताना है। ध्यान रखना कि जब जब इसकी बात करेगा, इस डेफिनेशन की बात करेगा, इस डेफिनेशन में क्लियर 2 बातें बोली हुई है कि अगर आप कमर्शियल की बात करते हो, वाणिज्य का मतलब क्या होता है? कमर्शियल। अरे वाणिज्य का मतलब होता है कमर्शियल, कि अगर आप कमर्शियल यूज की बात करते हो तो वहां कमर्शियल का मतलब हो गया उद्योग धंधे। कमर्शियल का मतलब क्या होता है? अरे भाई, कमर्शियल का मतलब क्या होता है? एक तरीके से उद्योग धंधे ही तो होता है। क्या होता है? उद्योग धंधे ही तो इसका मतलब होता है। कि मतलब जब उद्योग धंधों की 25 इकाइयां बन जाएंगे तो वो डेफिनेशन में ये वर्ड लिखा हुआ कॉम्प्लेक्स। और अगर आवासीय उपयोग के मामले में, ध्यान रखना इस वर्ड को, आवासीय उपयोग के मामले में जब 10 इकाइयां या इससे ज्यादा होंगे तो उसको डिफाइन करेंगे इस सेक्शन 2 के अंदर कॉम्प्लेक्स से। इसका मतलब बात पहली भी सही है, दूसरी भी सही है। आंसर क्या आएगा? अरे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, मेरा सही आंसर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न, पार्किंग स्थलों से संबंधित सही कथन का चयन करें। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, समझने वाला है। देखिए, पार्किंग स्थल की डेफिनेशन की बात कर रहा है, यहां पर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ध्यान से समझना कि पार्किंग स्थलों की न्यूनता, न्यूनता क्या होता है? न्यूनता का मतलब होता है कमी। न्यूनता का मतलब क्या होता है? कमी। तो पार्किंग स्थलों की न्यूनता गैर आवासीय भवनों पर प्रावधान लागू होगा। इसका मतलब समझो पहले कि यह बात सही है या गलत है। देखो, 2 तरीके के भवन होते हैं। देखो, एक तो आवासीय भवन, एक गैर आवासीय। आवासीय का मतलब क्या? अपना घर ही समझ लो। लेकिन गैर आवासीय का मतलब ये होगा, जैसे सीजीआर मॉल का एग्जांपल ले लो। आप किसका एग्जांपल ले लो? सीजीआर मॉल का एग्जांपल ले लो। अब एक बात समझना कि ये जो पार्किंग स्थल, जैसे आप सीजीआर मॉल है गंगानगर में, अब सीजीआर मॉल तो बना लिया, उसके लिए पार्किंग की सुविधा भी होनी चाहिए। वहां पर पार्किंग की सुविधा भी होनी चाहिए वहां पर, ध्यान रखना। अगर पार्किंग नहीं है तो नगर पालिका आपसे चार्ज वसूल कर सकता है। ध्यान रखना, मतलब पार्किंग स्थल के लिए बोला गया गैर आवासीय भवनों पर यह लागू होगी। मतलब अगर हमारा खुद का घर है ना, जहां पर, वहां पर पार्किंग है नहीं है, कोई मैटर नहीं करती, उसकी बात नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं गैर आवासीय भवन की, जिसमें खुद के घर शामिल नहीं होंगे। ध्यान रखना, तो गैर आवासीय भवनों पर प्रावधान लागू होगा, मतलब यह बात तो बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट कहता है कि पार्किंग स्थलों की न्यूनता अप्राधिकृत रूप से, थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं, अप्राधिकृत रूप से मतलब एक तरीके से कह सकते हो कब्जे की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कब्जे की बात कर रहा है। अप्राधिकृत रूप से बने भवनों पर इसका प्रावधान लागू होगा। क्या ये बात सही है क्या? तो बिल्कुल ये बात भी सही है। देखो, कल को किसी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया और वहां पर कोई बड़ा सारा भवन बना दिया जहां पर उद्योग धंधों का काम चल रहा है, मान लो सीजीआर मॉल बना दिया या कोई फिल्म का थिएटर बना दिया।
अब उस फिल्म थिएटर के पास में, हालांकि वो हड़पी हुई जगह पर बनाया गया है, हड़पी हुई जगह का मतलब कब्जे वाली जगह पर बनाया हुआ है, उसके बावजूद अगर वहां पर पार्किंग नहीं है तो फिर दिक्कत है। पार्किंग वहां पर भी होनी चाहिए, मतलब जो कब्जे वाली जगह है ना उसको भी इस डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया। मतलब पॉइंट तो ये भी मेरा सही है, दोनों पॉइंट सही है, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों सही है, ध्यान रखना। तो ये जो सेक्शन नंबर 2 की बात करते हैं उसके अंदर 73 टोटल डेफिनेशंस की बात यहां पर करी गई है, ध्यान रखना। टोटल कितने डेफिनेशन है? 73 डेफिनेशन है। आपको नंबर पर ज्यादा फोकस नहीं करना कि हमें नंबर भी याद करने पड़ेंगे, तो नंबर पर थोड़ा फोकस मत करना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वैसे बता देता हूं इसका जो नंबर है वो नंबर है 20। क्या नंबर है? 20 है। बाकी याद मत करना, फोकस मत करना, इस पे कंफ्यूज हो जाओगे। अगला क्वेश्चन है, कार्यपालक समिति का संबंध किस धारा, किस सेक्शन के अंतर्गत है, यानी कौन से सेक्शन के अंदर बात की गई है कार्यपालिका समिति की। 4 ऑप्शन है, 55, 36, 45 या 54। 4 ऑप्शन है, हमें आंसर बताना भैया, आंसर क्या इसका आंसर आने वाला है। तो 54 की बात करते हैं, इसमें तो वार्ड समितियों की बात की गई है। किसके? वार्ड समितियों की। किसकी बात की गई है? कि वार्ड समिति का जो गठन है, ये जो पॉइंट है ये सेक्शन नंबर 54 के लिए बताया गया है। जबकि हम वार्ड समितियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो कार्यपालिका समिति की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कार्यपालिका समिति की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये आंसर तो मेरा नहीं होने वाला है। अरे सेक्शन नंबर 45 की बात करोगे तो कोर म्युनिसिपल फंक्शन जितने भी हैं वो सारे के सारे 45 में हैं। कोर म्युनिसिपल फंक्शन, कोर म्युनिसिपल जितने भी फंक्शन है मेरे सारे के सारे, उसको डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 45 में। इसका आंसर ये भी नहीं हो सकता। देखिए 4 ऑप्शन है, 4 में से 2 एलिमिनेशन में कर चुका हूं, बच गए 2 ऑप्शन, 55 है 36। तो कार्यपालिका समिति का संबंध सही आंसर आएगा 55। ऑप्शन नंबर पहला मेरा यहां पर आंसर बन जाएगा। यानी सेक्शन नंबर 55 में क्लियर वर्ड बोला गया है कार्यपालिका समिति। थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं सेक्शन नंबर 55 को समझना। सेक्शन नंबर 55 में क्या बताया गया है? कार्यपालिका समिति, कार्यपालिका समिति के बारे में बताया गया है। अब एक दिमाग में आपके प्रश्न आएगा, ये समिति करती क्या है, कैसे बनाएंगे इसको, इसका वार्ड समिति से क्या रिलेशन है, ये आपके माइंड में जरूर आ सकता है। ये प्रश्न ध्यान रखना। एक चीज यार ध्यान रखना कि अप टू 50 वार्ड्स, ध्यान रखना, या यूं बोल दो अप टू 50 वार्ड्स, अप टू 50 वार्ड्स मतलब 50 वार्ड तक, 50 वार्ड तक ध्यान रखना। कार्यपालिका समिति की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 1 होगी। ध्यान रखना, कार्यपालिका समिति की संख्या कल को पूछे कितनी होगी तो 1 होगी, ये ध्यान रखना। लेकिन कल को 51 से 75 ध्यान रखना, सेक्शन में क्लियर बोला गया है कि अप टू 51, यानी कि 51 से लेकर के 75 वार्ड तक के लिए, 75 वार्ड तक के लिए इसकी जो संख्या है वो कितनी है? 2 है। जबकि 75 प्लस के लिए इसका जो नंबर बताया गया वो कितना बताया गया? 3। ध्यान रखना कार्यपालिका समिति, ये प्रश्न आपसे सीधा का सीधा कथनों में पूछ सकता है, ध्यान रखना इसके बारे में। अब दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि कार्यपालिका समिति के अंदर सदस्य कौन कौन से होंगे। देखिए कौन कौन से सदस्य होंगे उसकी बात हम करते हैं। तो कोई भी समिति होती है वो मेंबर से मिलकर बनेगी, सिंपल सी बात है। तो जो कार्यपालिका समिति होगी इसमें कौन कौन होंगे समझना कि जो कार्यपालिका समिति है हमारी, कार्यपालिका समिति है, कार्यपालिका समिति है, इसमें कौन कौन से मेंबर होंगे उसके बाद थोड़ी सी मैं बता देता हूं, समझना। देखिए नगर पालिका का अध्यक्ष होगा, पहले कौन होगा? नगर पालिका का अध्यक्ष होगा, मतलब चेयरपर्सन होगा, ऐसे बोल दो। कौन होगा? चेयरपर्सन होगा। अरे जहां पर चेयरपर्सन होगा तो वहां पर एक पद वाइस चेयरपर्सन का भी तो आएगा, मतलब अध्यक्ष है तो यहां पर कहते हैं उपाध्यक्ष भी आएगा, अध्यक्ष है तो यहां पर उपाध्यक्ष भी आएगा।
एक आता है विपक्ष पार्टी का नेता आएगा, यहां पर कौन आएगा, विपक्ष का नेता आएगा, लीडर ऑफ अपोजिशन आएगा। कौन आएगा, विपक्ष का नेता आएगा। कौन आएगा इस समिति के अंदर, एक विपक्ष का नेता आएगा। इंग्लिश मीडियम वाले इसको ऐसे बोल सकते हो कि लीडर आएगा ओपोजिशन पार्टी का, मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन। किसकी बात कर रहा है ये, लीडर ऑफ अपोजिशन की यहां पर ये बात कर रहा है, ठीक है। यानी विपक्ष का नेता भी यहां पर आएगा, ध्यान रखना। इसके अलावा अगर हम और बात करते हैं नगर पालिका बोर्ड के अंदर, ध्यान रखना मैं क्या बात कर रहा हूं, ये पॉइंट लगा लो, चार छपने वाला प्रश्न है ये, ध्यान रखना कि जो नगर पालिका बोर्ड होगा, नगर पालिका बोर्ड होगा, नगर पालिका बोर्ड होगा, इसमें अधिकतम 5 सदस्य, अधिकतम 5 सदस्य, मैक्सिमम 5 मेंबर्स यहां पर क्या होंगे, निर्वाचित होंगे, ध्यान रखना। यानी अधिकतम 5 सदस्य यहां पर आ सकते हैं, और वो कैसे होंगे, निर्वाचित होंगे, मनोनीत नहीं होंगे, ध्यान रखना। मतलब इलेक्टेड होंगे, क्या होंगे, ऐसे बोल दो, इलेक्टेड होंगे। 5 मेंबर यहां पर क्या होने वाले हैं, इलेक्टेड या निर्वाचित होने वाले हैं, ध्यान रखना। नगर पालिका बोर्ड के अंदर प्रश्न घुमाएगा यहां से, कैसे, सुनो कि धारा 55 के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55, सेक्शन 55 के अनुसार जो कार्यपालिका समिति है उसमें नगर पालिका बोर्ड के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, निर्वाचित हो सकते हैं। 4 ऑप्शन बना के देगा, 3, 4, 5 और 6। तो सही आंसर क्या आएगा, 5 सदस्य इलेक्टेड होंगे। जबकि नगर परिषद और नगर निगम के, ध्यान रखना, नगर परिषद और नगर निगम, और साथ में किसकी बात कर रहा है, नगर निगम की बात कर रहा है, तो इसके टोटल 7 मेंबर यहां पर इलेक्टेड होंगे। कितने मेंबर, 7 मेंबर्स यहां पर क्या होने वाले हैं, इलेक्टेड होने वाले हैं, ध्यान रखना। 7 सदस्य यहां पर क्या होने वाले हैं, इलेक्टेड होने वाले हैं, निर्वाचित होने वाले। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट के 2 पॉइंट पेपर में सीधा एग्जामिनर पूछ सकता है। लेकिन अगर पेपर टफ बनाया तो क्वेश्चन और गहराई में जाएगा। कैसे, कि सेक्शन 55 के तहत जो कार्यपालिका समिति है, इसमें नगर परिषद नगर निगम के कुल 7 मेंबर इलेक्टेड होते हैं, कुल 7 मेंबर यहां पर निर्वाचित होते हैं। इसमें अधिकतम कितनी महिलाएं होनी चाहिए, क्वेश्चन थोड़ा सा डेप्थ में पूछा, तो इन 7 में से कितनी महिलाएं होनी चाहिए, तो 2 महिलाओं का प्रावधान है। कितनी महिलाएं, इन 7 में से ध्यान रखना 2 महिलाएं होनी चाहिए, ये पॉइंट को ध्यान रखना। कितनी महिलाएं, 7 में से अधिकतम 2 महिलाओं की बात भी की गई है। आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए 55 इसका सही आंसर आएगा। जबकि सेक्शन 36 की बात करोगे तो इसको समझने से पहले आपको सेक्शन 35 भी समझना पड़ेगा। देखो, सेक्शन 35 और एक है सेक्शन 36, दोनों लिंक है। ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट 36 समझा दूंगा, बिना 35 के 36 समझ में नहीं आएगा। कि 35 सेक्शन बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन की। किसकी बात करता है, डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है, या यूं बोल दो कि अयोग्यता की बात करता है। किसकी बात, अयोग्यता की बात करता है, डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है। अब इसमें एक पॉइंट को समझना, ध्यान रखना। मान लो नगर पालिका का कोई सदस्य है, उसने कोई कदाचार कर दिया, कोई ठगी मार लिया, कोई बुरा काम कर दिया, कुछ भी कर दिया, अपने प्रॉफिट के लिए कोई गलत काम भी कर दिया, तो ध्यान रखना जो राज्य निर्वाचन आयोग होगा, राज्य का जो चुनाव आयोग होगा, वो उस मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर सकता है, हटा सकता है 6 साल के लिए। कितने साल के लिए, ये टाइम पीरियड बोला गया है, कितने साल के लिए, 6 इयर्स के लिए, 6 साल के लिए उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। लेकिन इसी का सेक्शन नंबर जो 36 है, इसमें एक बात बोली गई है कि ये जो 6 इयर्स की जो टाइम पीरियड अवधि है ना, इसको आप कम भी कर सकते हो, इसको कम भी कर सकते हो। ध्यान रखना, रिमूवल ऑफ, रिडक्शन ऑफ पीरियड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, या यूं बोल दो कि रिडक्शन ऑफ पीरियड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। इंग्लिश मीडियम वालों को भी समझ में आ जाएगा, हिंदी मीडियम वाले इसको क्या बोल सकते हो कि जो डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है, अयोग्यता। अयोग्यता की अवधि को कम करना,
मतलब पहले 6 साल बोला था, राज्य निर्वाचन आयोग चाहे तो इस अवधि को कम भी कर सकता है सेक्शन 36 के अकॉर्डिंग। तो ध्यान रखना, एक पॉइंट लिख देता हूं यहां पर मैं कि राज्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचन का मतलब पता लग गया ना, चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग उस डिस्क्वालीफाई जो 6 ईयर्स की जो अवधि थी, इस अवधि को क्या कर सकता है, कम कर सकता है। अयोग्यता की अवधि को कम कर सकता है। क्या कर सकता है, कम कर सकता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। अगर मैं चाहता तो सीधा सेक्शन 36 समझाता तो समझ में ना आता, क्योंकि सेक्शन 35, 36 आपस में लिंक है, ध्यान रखना। 35 समझ में आएगा तभी तो 36 समझ पाओगे। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए 55। क्लियर है, सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन नगर पालिका के अंतर्गत शामिल है। जब पहला प्रश्न आपको करवा रहा था, मैंने इसका आंसर वही बता दिया था कि नगर पालिका के अंदर नगर पालिका बोर्ड भी आएगा, नगर परिषद भी आएगा, नगर निगम भी आएगा, सब आएंगे। मतलब इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आएगा। और बता चुका हूं कि नगर पालिका की या नगर निकाय की कुल संख्या पूछे कितनी है, तो 240 है, ये भी ध्यान रखना। नगर पालिका बोर्ड की संख्या 194 है, नगर परिषद की संख्या 36 है, नगर निगम की संख्या 10 है। ध्यान रखना, दिसंबर 2022 के बाद से जो संशोधन हुआ, अमेंडमेंट्स हुआ, उसमें ये नंबर चेंज हो गए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना ये भी चीज। इवन बता दूं, सबका जनसंख्या घनत्व भी याद रख सकते हो तो रख लेना। इनका घनत्व डेंसिटी भी अगर आप ध्यान रखना चाहो तो ध्यान रख सकते हो, पेपर वाला आपसे इसके बारे में पूछ सकता है, ध्यान रखना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न कि स्वामी से अभिप्राय है जो किराया वसूल कर रहा हो। देखिए सेक्शन नंबर 2 की बात करोगे, वहां पर डेफिनेशन दी गई है स्वामी की। क्या वर्ड लिखा हुआ है, स्वामी की। स्वामी से अभिप्राय है जो किराया वसूल करता है, कहां से, देखिए अब स्वामी की बात कर रहा है, किराया वसूलने की बात कर रहा है, तो सेक्शन नंबर 2 में क्लियर ही बोला गया है, चाहे तो जमीन हो, मतलब कोई प्रॉपर्टी हो, भवन हो, या फिर भवन के साथ जुड़ी हुई जमीन हो, इन सब जगह से वो किराया वसूल कर सकता है। ध्यान रखना, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आएगा। जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो वहां पर जहां पर स्वामी वर्ड मिल जाए तो समझ लेना कि जो किराया वसूलने की बात होगी वो जमीन पर, भवन पर, या भवन के साथ कोई भी जमीन अटैच है। जैसे अब इसका एग्जाम्पल समझो ध्यान से। मान लो आपका घर बना हुआ है, क्या बना हुआ है, घर बना हुआ है, ये मान लो आपका घर है, अच्छा सा, ये आपका हो गया होम, खुद का घर हो गया। अब कभी देखते हो ना, घर के साथ में जगह खाली पड़ी होती है काफी सारी। मान लो इसी घर के साथ में ये इतनी सी जगह खाली पड़ी है, मान लो ये स्पेस पड़ा है। इसका मतलब समझना यहां पर कि क्या यहां से किराया वसूल होगा, क्या बिल्कुल होगा। देखो कैसे, कि जो घर का मालिक है वो इसका भी तो मालिक है, सिंपल सी बात है। मतलब जो स्वामी होगा वो इस घर का भी है, और ये जो खाली जगह पड़ी है इसका भी है। मतलब ये हो गया कि चाहे जमीन हो, चाहे खुद का मकान हो, चाहे भवन के साथ मतलब खुद के घर के साथ जो खाली जगह बची हुई है, या कोई भी जमीन एक्स्ट्रा पड़ी है जो यूज में नहीं हो रही, तो वो भी इसको इंक्लूड किया गया स्वामी के अंदर। तो सही आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखना इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न के अधिभोगी ऑक्यूपायर की परिभाषा क्या बताई गई है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। देखिए अधिभोगी ऑक्यूपायर क्या होता है समझना, 4 ऑप्शन है, काफी अच्छा प्रश्न है ये, ध्यान रखना कि भूमि के उपयोग के बदले किराया देने वाला। समझो इस चीज को कि मान लो मेरा खुद का घर है, तो मैं खुद के घर का स्वामी हूं, लेकिन मैंने अपना मकान किसी को किराए पे दे दिया, तो अब वो किराएदार मान लो मेरे मकान में 2 साल से रह रहे,
कब्जा नहीं किया, मैंने खुद ने दिया किराए पर, तो वो किराए वाला मेरे मकान पर 2 साल से रह रहा है, उसकी बात यहां पर कर रहा है, तो वो भी अधिभोगी बन जाएगा। ठीक है, तो भूमि के उपयोग के बदले किराया देने वाला मतलब खुद वो व्यक्ति, वो भी इसमें इंक्लूड है। भूमि और भवन, अब समझना यहां पर भूमि तो है ही, लेकिन साथ में यहां पर शब्द लिखा हुआ भवन, मतलब भूमि के साथ साथ भवन के बदले किराया देने के लिए उत्तरदायी, मतलब वो व्यक्ति किराया देना तो चाहता है लेकिन दे नहीं रहा, उस व्यक्ति को भी यहां पर इंक्लूड कर लिया गया, उसको भी ऑक्यूपायर मान लिया गया। ठीक है, फिर लिखा गया कि भूमि और भवन के बदले, ये 2 शब्द ध्यान रखना, किराया देने के लिए उत्तरदायी नहीं होने वाला व्यक्ति, ध्यान रखना, चाहे वो पैसा दे रहा है तो भी वो ऑक्यूपायर बना दिया, जो पैसा नहीं दे रहा उसको भी ऑक्यूपायर बना दिया यहां पर, है ना मजे वाली बात। तो फिर इसका आंसर ऑक्यूपायर में किसको डिफाइन करोगे, इन तीनों पॉइंट्स को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। सही आंसर क्या आएगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना। तो ऑक्यूपायर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न कि मुख्य नगर पालिका का अधिकारी के लिए सही बात बताओ भैया। आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, पहला प्रश्न बताया था, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद हो चाहे नगर निगम हो, वहां पर होता है कमिश्नर। और कमिश्नर, अरे आयुक्त कमिश्नर को बोलते हैं, ध्यान रखना, आयुक्त बोल दो या कमिश्नर बोल दो, बात तो एक ही है, कंफ्यूज मत होना, आयुक्त बोल दो कमिश्नर बोल दो, बात तो एक ही है। ये भी सही है नगर निगम वाली बात, क्योंकि बताया था नगर निगम के अंदर मुख्य कार्यपालिका अधिकारी सीईओ कमिश्नर ही तो होता है, सेम नगर परिषद में भी कमिश्नर होता है, बात ये भी सही है। नगर पालिका बोर्ड में कमिश्नर नहीं होता, वहां पर होता है ईओ, जिसकी पोस्ट आई है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब कार्यपालिका अधिकारी। बात तीनों सही है, आंसर आएगा उपरोक्त सभी। क्या आएगा, उपरोक्त सभी, ध्यान रखना इस चीज को। सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन जब आप पढ़ रहे होगे तो वहां पर क्लियर बोला गया है कि जो मुख्य नगर पालिका का अधिकारी होगा वो कौन कौन होगा। मुख्य नगर पालिका का अधिकारी नगर पालिका बोर्ड के अंदर कमिश्नर नहीं होता, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, क्लियर। और दूसरी बात, चाहे नगर परिषद की बात कर ले चाहे नगर निगम की बात कर ले, वहां पर मुख्य कार्यपालिका अधिकारी कौन होगा, वो होगा कमिश्नर, जिसको बोलते हैं आयुक्त। तो क्या बोलते हैं, आयुक्त। तो आंसर क्या आएगा, उपरोक्त सभी आंसर जिसका आएगा, ध्यान रखना। जबकि एक चीज और ध्यान रख सकते हो कि नगर पालिका बोर्ड का घनत्व कितना है, जनसंख्या घनत्व, तो 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये ध्यान रखना भैया, 20 व्यक्ति, इसका कल को जनसंख्या घनत्व पूछ ले तो 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी कहने का मतलब अगर किसी क्षेत्र में 1 किलोमीटर के एरिया में 20 व्यक्ति रहते हैं, 1 किलोमीटर के एरिया में 20 व्यक्ति रहते हैं, तो वहां का जनसंख्या घनत्व बन जाएगा 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और यह जनसंख्या घनत्व किसका है, नगर पालिका बोर्ड का है। नगर परिषद का और बढ़ जाएगा, नगर निगम का और बढ़ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कि निवासी इनहैबिटेंट से संबंधित है यदि व्यक्ति स्थानीय क्षेत्र में। अच्छा प्रश्न है कि जब आप निवासी की बात करते हो, इनहैबिटेंट्स की बात करते हो, देखो अब आपका चुनाव आ गया, मान लो आपके क्षेत्र में चुनाव चल रहे हैं, तो आप चुनाव के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, तो आपके लिए वो पत्र बनाएंगे पहले तो। अब एक बात बताओ, चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे चुनाव प्रमाण पत्र हो या मृत्यु प्रमाण पत्र हो, कोई भी प्रमाण पत्र जब वो बनवाओगे तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि किस एरिया का बनाना है, आप किस स्थानीय क्षेत्र में रहते हैं, ये वो बात कर रहा है निवासी की। अब एक बात समझो, यहां पर यदि व्यक्ति स्थानीय क्षेत्र में सामान्य तौर पर निवास कर रहा हो, मान लो सामान्य तौर पर का मतलब जहां पे वो रह रहा है, मान लो कोई व्यक्ति है वो रहता है वार्ड नंबर 14 के अंदर, किस में रहता है, वार्ड नंबर 14 में रहता है, मान लो उसका घर कहां पे है, वार्ड नंबर 14 में है। मान लो यहां से दूर वार्ड नंबर 36 में उसकी दुकान है, वार्ड नंबर 36 में क्या उसकी दुकान है। अच्छा उदाहरण है, समझना कि वार्ड नंबर 14 में तो उसका घर है, लेकिन वार्ड नंबर 36 में उसके क्या है, दुकान है, ठीक है, या मान लो कोई प्रॉपर्टी है, ये भी मान सकते हो।
और अब एक बात बताओ, जब उसका प्रमाण पत्र, तो उदाहरण बड़ा अच्छा है ये देखो कि मान लो वार्ड नंबर 14 में तो उसका घर है, वार्ड नंबर 36 में उसकी दुकान है। अब मान लो उसकी प्रॉपर्टी, मान लो उसकी जो प्रॉपर्टी है ना, अचल संपत्ति, मान लो वो किसी और इलाके में पड़ी है, मान लो वार्ड नंबर ना तो 14 में है ना 36 में है, मान लो वो प्रॉपर्टी पड़ी है वार्ड नंबर 56 में, मान लो। चलो अब एक बात बताओ, जब वो मत देगा उसका मत के अंदर नाम है या नहीं है? पहले तो जब नाम ऐड करेंगे तो वो ऐड के लिए नामांकन कहां से करेंगे भाई? उसके लिए वो कहां का निवासी है ये भी तो उसको बताना पड़ेगा ना। अब देखिए एक बात समझने वाली है कि वो निवासी होम का भी है, यहां पर भी हो सकता है वो काम करता हो, और हो सकता है कुछ टाइम के लिए वो यहां पर भी जाता हो। 24 घंटों में से मान लो 8-8 घंटे तीनों जगह वो ड्यूटी दे रहा है, तीनों जगह काम कर रहा है, तीनों जगह रह रहा है। तो अब जो नामांकन होगा, नवावन होगा, वो वैसे तो कहीं से भी हो सकता है, लेकिन अगर प्रायोरिटी की बात आएगी ना तो हम होम को दे देंगे। देने को दुकान भी दे सकते हैं, कोई इस पे भारी जांच नहीं होती है, ध्यान रखना। लेकिन चूंकि प्रश्न है कि वो जो निवासी होगा उसके संबंध में वो व्यक्ति स्थानीय क्षेत्र में कहां का होगा, पहला ऑप्शन सामान्य तौर पर निवास कर रहा हूं, मतलब जहां का वो रेजिडेंट है, बात ये सही है। कारोबार कर रहा हूं, मतलब जैसे वार्ड नंबर 36 में इसकी दुकान है, वहां का भी वो निवासी है, बात ये भी सही है। अचल संपत्ति का मालिक हो, मतलब कहीं उसने प्रॉपर्टी बना रखी है जैसे वार्ड नंबर 56 में, वहां का भी वो निवासी हो सकता है, बात ये भी सही है। तो इस सेक्शन नंबर 2 के अंदर जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे ना निवासी के, उसमें ये तीनों ही पॉइंट इंक्लूड किए हुए हैं। तो आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी इसका आंसर आएगा, ध्यान रखना। तो ये था अपना क्वेश्चन, आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न देखना, नेक्स्ट प्रश्न है राज्य वित्त आयोग। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना एक चीज और समझने वाली है, अब समझ सकते हो इस क्वेश्चन में। एक एग्जांपल सुनो ध्यान से, अच्छा एग्जांपल। मान लो आप गंगानगर के निवासी हो, समझना प्रैक्टिकल तौर पर, चाहो तो इस बात को गलत भी प्रूफ कर दूंगा। अब गंगानगर के निवासी हो, गंगानगर में रह रहे हो पिछले 15 साल से, और आपका बिजनेस चल रहा है बीकानेर में, मान लो वो 10 साल से चल रहा है बिजनेस भी आपका। भाई गंगानगर के निवासी हो, बीकानेर में आपका बिजनेस चल रहा है, आपकी शॉप है बीकानेर में, आपकी प्रॉपर्टी मान लो जैसलमेर में पड़ी है। अब अगर आप वोट देने के लिए जाओगे, आपका जो वोट में नाम आएगा वो कहां से पिक करेगा भाई? जैसलमेर से पिक करेगा या बीकानेर से या गंगानगर से? ऐसा तो है नहीं कि आप तीनों जगह एक साथ वोट दे दोगे भाई। वोट तो आप एक ही जगह से दोगे, या तो गंगानगर से या बीकानेर से या जैसलमेर से। मोटा मोटा तो प्रैक्टिकल आप समझ सकते हो। मान लो आप गंगानगर में रह रहे हो, पढ़ाई करने के लिए चले गए, जयपुर चले गए भाई। अब जयपुर आप पढ़ाई करने के लिए मान लो 4-5 साल का कोर्स ही कर लिया। अब आप कहोगे मैं तो 4-5 साल से जयपुर पढ़ाई कर रहा हूं, मैं तो वहां का निवासी बन गया, मैं जयपुर वालों को, चुनाव वालों को वोट दूंगा, मेरा अधिकार है। तो वो आपका अधिकार नहीं है, ध्यान रखना, वो आपका अधिकार नहीं है। ठीक है, जब आप बाद में चल करके, ये तो ठीक है डेफिनेशन का कॉम्बिनेशन बना दिया गया यहां पे, लेकिन जब आप आगे चलकर डिटेल में योग्यता, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ोगे ना, वहां पर कारोबार के साथ एक वर्ड लिखा हुआ है कि टेम्परेरी कारोबार नहीं होना चाहिए आपका। टेम्परेरी मतलब अस्थायी कारोबार नहीं होना चाहिए, कारोबार आपका स्थायी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्थायी कारोबार होना चाहिए। ये बात हमें पता होनी चाहिए, ध्यान रखना, स्थायी कारोबार होना चाहिए। अगर अस्थायी होगा तो वो वैसे ही नहीं कर पाएगा वो काम, प्रोसेसिंग। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक डाउट हो रहेगा यहां पर, जैसे ही मैंने स्थायी बोला कि मान लो कि गंगानगर में रह रहा है, बीकानेर में उसका बिजनेस स्थायी है, मान लो आपके दिमाग में ये पिक्चर आ जाए, मान लो वो स्थायी है। अब आप कहोगे सर ये भी कंडीशन फुलफिल होती है, ये भी कंडीशन फुलफिल होती है, तो वो कहां चुनाव देगा? आपके दिमाग में पेच फंसेगा ये। मान लो जो काम कर रहा है ना दुकान, वो भी मान लो स्थायी है। अब एक बात बताओ, एक ही इंसान एक ही टाइम में क्या 2 जगह रह लेगा? क्या नहीं रह पाएगा ना, एक ही जगह रहेगा भाई। अगर वो प्रॉपर्टी, उसका जो दुकान है वो स्थायी परमानेंट वहां पे काम कर रहा है तो वहीं तो रहेगा, वो घर में कैसे आ जाएगा फिर? अब आप कहोगे सर मान लो 10 किलोमीटर की दूरी हो, फिर मैं तो अलग अलग सिटी की बात कर रहा हूं यहां पर। तो ये बहुत सारे पेच हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन के लिए यहां पर ये तीनों पॉइंट बना दिए गए। लेकिन एक शब्द चूंकि याद रखना चाहो तो स्थायी कारोबार की आप यहां पर बात कर सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ा पेच फंसा हुआ है इसके अंदर भी।
लेकिन अब मैंने वार्डों की बात करी 14 नंबर, 36 नंबर या 56 नंबर, क्योंकि चुनाव वालों के पास नामांकन वालों का इतना टाइम नहीं होगा कि वो आपकी भारी भरकम जांच भी कर पाए कि क्या आप 56 के रहने वाले हैं, 14 के रहने वाले हैं या फिर 36 के रहने वाले हैं। इतनी जांच नहीं होती मुख्य तौर पर। लेकिन चूंकि प्रश्न है, डेफिनेशन बताई गई है, तो उसमें तीनों पॉइंट्स को मेंशन किया गया है और ये मानकर मेंशन किया गया है कि तीनों चीजें आपकी एक ही लोकेशन पर है। ये बात ध्यान रखना, एक ही लोकेशन पर है, मतलब साथ साथ है। ठीक है, ये प्रश्न बड़ा अच्छा था, समझने वाला था। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग स्टेट फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में है? 243 IJRS। बड़ा अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। एक अच्छा इसको याद करने की ट्रिक बता देता हूं, जिंदगी में नहीं भूलोगे। अरे वित्त का मतलब क्या होता है? फाइनेंस। वित्त मैंने पैसा, अरे वित्त मैंने पैसा, आप बोलोगे पैसा आई के जाई। आप एक पर्सन हो, आप क्या चाहते हो? आपके पास पैसा आए या जाए? आप बोलोगे पैसा तो आए। आए का मतलब आई, मतलब ऐसे बोल दो कि वित्त मैंने पैसा, पैसा तो आई। आई फॉर 243 आई, तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए 243 आई। लेकिन आई के साथ जोड़ा याद करो वाई। क्या याद करो? वाई। कल को पूछ ले कि 243 के वाई में क्या है, तो भाई इसमें भी फाइनेंस की बात की गई है, फाइनेंस कमीशन की बात यहां पर करी गई है। फाइनेंस कमीशन के दो आर्टिकल है, आई भी है वाई भी है। आई वाई रख लोगे यार, तो इसको ध्यान रखना। लेकिन एक बात समझने वाली है कि जब 74वां संशोधन हुआ, 74वां संविधान संशोधन हुआ, संविधान संशोधन कब हुआ? पहली बात तो अपने को यह पता होना चाहिए कि 1 जून 1993 1993 को हुआ। पहली बात तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि 74 जब पॉलिटी आप पढ़ोगे वहां पर अमेंडमेंट्स पढ़ोगे, कब हुआ था? 1 जून 1993 को हुआ था। ध्यान रखना। भाग नंबर कौन सा था? आप बोलोगे 9 का क्या था? भाग नंबर पूछे कौन सा था? 9 का क्या था? ध्यान रखना। इसके तहत अनुसूची जोड़ी गई थी, कौन से? 12 नंबर अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कहते हैं इस 12वीं अनुसूची में विषयों की संख्या, कल को पूछे नंबर ऑफ सब्जेक्ट पूछे, विषयों की संख्या कितनी थी? आप बोलोगे विषयों की संख्या 18 थी। और ना याद रहे, मोटा मोटा ऐसे बोल देना कि 18 विषय तो 12वीं अनुसूची में है, 18 विषय तो 12वीं अनुसूची में है। और ध्यान रखना अनुसूची नंबर 12। अब एक प्रश्न कि सर कोई ना कोई आर्टिकल भी तो होंगे इससे संबंधित, कि जो 74वां संशोधन हुआ नगर पालिका से संबंधित हुआ। ध्यान रखना। एक 73वां है वो ग्राम पंचायत से संबंधित है, ये 74वां है वो नगर पालिका का है। ध्यान रखना किसका है? ये नगर पालिका का है। तो इसमें जो आर्टिकल है वो कहां से स्टार्ट होंगे? आपके दिमाग में बन सकती है पिक्चर कि आर्टिकल इसके लिए बताया गया है 243 पी से लेकर के जेड जी तक, पी से लेकर के जेड जी तक ये आर्टिकल यहां पर बनाए गए हैं। ध्यान रखना। तो सही आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए 243 आई। अब एक बात समझना, अब हो सकता है एग्जामिनर थोड़ा टफ पेपर बनाए, डिटेल में जाएगा कि 243 के पी में क्या है, क्यू में क्या है, आर में क्या है। अगर पूछ ले तो आपको एक सिस्टम बताता हूं, कह सकता हूं टेक्निक बताता हूं, उस टेक्निक से चलना, आपको ये आर्टिकल भी अभी मुंह जुबानी याद हो जाएंगे। देखना 243 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 243 आर्टिकल की बात हम कर रहे हैं। अब देखो सबसे पहले क्या आता है? पी। अरे सीधा बोलो कि पी फॉर परिभाषा, एक जुगाड़ करते ना अपने लैंग्वेज में कि पी फॉर परिभाषा। याद हो गया कि 243 के पी में परिभाषा बताई गई है, नगरीय निकाय की परिभाषा बताई गई है। किसकी परिभाषा बताई गई है? नगरीय निकाय की परिभाषा बताई गई है। अब सीधा बोलो कि पी फॉर परिभाषा, पी फॉर परिभाषा क्यू में बताया गया है गठन। अरे क्यू में बताया गया है गठन। आप सीधा बोलो, आपको कोई कहे ना गठन करना है इस चीज का, कोई चीज बनानी है, आप सीधा उसको ऑर्डर देना, भाई गठन क्यों करूं? क्या बोलोगे? गठन क्यों करूं? क्यों? क्यों?
थोड़ा सा लिंक बना लोगे कि गठन की बात किस में की गई है, क्यू में की गई है। आर्टिकल 243 के क्यू में गठन की बात की गई है, नगर पालिकाओं का गठन कैसा होगा वो बात यहां पर की गई है। R4 रचना, R4 रचना, रचना से बना लो संरचना। तो नगर पालिकाओं की संरचनाओं की बात करोगे तो संरचना किसमें आई है, नगर पालिका की। ध्यान रखना, नगर पालिका की संरचना, कि नगर पालिका की संरचना से संबंधित आर्टिकल पूछे तो कौन सा है, आर है। कौन सा है, 243 का आर है, ये ध्यान रखना। एस की बात करते हैं, एस से समिति। अरे एस से समिति, समिति भी कौन सी, वार्ड समिति। तो एस में बताया गया है वार्ड समिति का गठन। एस में क्या बताया गया है, वार्ड समिति का गठन। भारी भरकम दिमाग पे लोड मत दो, सीधा सीधा मुंह जुबानी बोलो कि पी से परिभाषा, पी से परिभाषा होता है गठन क्यों करूं, क्यों फॉर क्यों। अरे गठन क्यों करूं, क्या बोलो, गठन क्यों करूं। तो क्यों में क्या है, गठन। R4 रचना, अरे रचना नहीं संरचना, और संरचना किसके, नगर पालिका की। S4 समिति, लेकिन कौन सी समिति, वार्ड समिति का गठन। PQRS हो गया। S के बाद क्या आएगा, T। आपसे पेपर वाला पूछे कि 243 के T में क्या बताया गया है, आप सीधा बोलो आरक्षण होता है ना, आरक्षण। आरक्षण किसको मिलता है, SCST, इनको तो मिलता है। अब देखो ये S, इसके नीचे लिखा है T, तो ST को क्या मिलता है, आरक्षण। ST को क्या मिलता है, आरक्षण। तो T में बात बताई गई है आरक्षण की। T में क्या बताया गया है, आरक्षण के बारे में बताया गया है। इस तरीके से आप सारे के सारे आर्टिकल है ना, एक तरीका बना लो, उसको याद कर सकते हो। एग्जामिनर कोई भी पूछे, आपका आंसर तैयार पड़ा होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। तो आर्टिकल 243 PQRST हो गया। अब मान लो आपसे पूछे मान लो आपसे पूछे कि 243 के आर्टिकल नंबर, चलो मान लो Y की बात करते हैं। Y में क्या है, आप बोलोगे I और Y में तो वित्त है, I और Y में तो वित्त है, मतलब यहां पर वित्त आयोग की या फाइनेंस कमीशन की बात यहां पर की गई है, ऐसे ध्यान रख लो, ठीक है। और एक स्टार लगा लेना। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं मैं, पक्का छपने वाला प्रश्न है कि आर्टिकल 243 के ZD में क्या बताया गया है, रट के जाना, पेपर में प्रश्न आएगा। जिला आयोजन समिति के बारे में बताया गया। किसके बारे में, जिला आयोजन समिति के बारे में बताया गया है। ये प्रश्न मान के चलना बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, क्योंकि नगर पालिका का पेपर है, उससे संबंधित ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। 243 का ZD जिला आयोजन समिति, ठीक है। ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, कहीं से क्या प्रश्न आ जाए हमें सबके लिए तैयार रहना है। एक अच्छा आर्टिकल अगर आप ध्यान रख सकते हो तो 243 का ZG बड़ा इंपॉर्टेंट है, और समझाने में भी मजा आएगा। देखो कैसे, आर्टिकल 243 का ZG, कौन सा, ZG लगा लो स्टार। देखो मेरी बात सुनो, वोट चल रही है, चुनाव चल रहे हैं। चुनाव में मान लो किसी का पहला स्थान आएगा तो किसी का दूसरा भी तो आएगा। अब दूसरे चुनाव वाले को, जो दूसरे नंबर पर है, उसको लगता है भाई पहले नंबर वाले ने ना गड़बड़ करी है, कि वोटिंग चल रही थी, वोटिंग में इसके बंदे ने गड़बड़ कर दी। आप कुछ नहीं कर सकते, आप उस मामले को कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। ये बात बोली गई है इस आर्टिकल के अंदर कि 243 ZG के जो मत की प्रणाली है वो, उसको आप न्यायालय में नहीं लेके जा सकते हो। अगर आप लेकर करके भी जाओगे, आपका जो मुद्दा है वो एक्सेप्ट कोर्ट नहीं करेगा, मतलब न्यायालय इसके अंदर हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये बात बोली गई है इस आर्टिकल 243 के ZG में। एक लाइन लिख लो कि न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। मुझे लगता है इस एक छोटी सी लाइन से आपको हल्का सा अंदाजा, हिंट मिल जाएगा बस समझने का, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, कर में क्या होता है, कर का मतलब क्या होता है, टैक्स। तो जब सेक्शन नंबर 2 पढ़ोगे तो इसमें टैक्स की डेफिनेशन बताई गई है कि टैक्स में क्या क्या हो सकता है। देखो, टैक्स में पहला ऑप्शन है पथ कर, मतलब पथ पर लगने वाला कर। जैसे मान लो टोल टैक्स होते हैं, कोई रोड पर टैक्स लगा दिया, टोल टैक्स हो गया, वो सारे के सारे टैक्स इसी में आ जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है सेस,
सेस का मतलब क्या होता है? टैक्स पर लगने वाला टैक्स। ये पॉइंट थोड़ा समझने वाला है। इसका मतलब क्या होता है? होता ये भी टैक्स ही है, होता ये भी टैक्स है, लेकिन इसको बोलते क्या है कि टैक्स पर लगने वाला टैक्स। कि टैक्स पर लगने वाला जो टैक्स होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेस। होता ये भी टैक्स है, ये ध्यान रखना, ठीक है। हेल्थ के अंदर इसकी जो वैल्यू है वो 4% है, जीएसटी के अलावा होती है, ध्यान रखना ये वैल्यू। फी का मतलब फीस, जो फीस है उस पर भी टैक्स लगा सकते हो आप। तो टैक्स के अंदर तीनों वर्ड आएंगे, पथकर, सेस, फीस, तीनों वर्ड आएंगे। आंसर क्या आएगा भैया? उपयुक्त सभी। बड़ा अच्छा प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कि अन्य अभिकरण में शामिल क्या है? देखिए, अन्य अभिकरण का मतलब एक्स्ट्रा की बात कर रहा है। देखो, एक्स्ट्रा के अंदर कोई भी प्राइवेट संस्था, कोई भी प्राइवेट कंपनी, कोई भी प्राइवेट, कोई सोसाइटी हो सकती है, कोई फर्म आ सकती है। ये तीनों वर्ड बताए गए हैं अन्य अभिकरणों में। तो आंसर इसका भी क्या बनने वाला है? तो उपरोक्त सभी आंसर बनने वाला है। अन्य अभिकरणों में कोई भी, ध्यान रखना ये सबके सब क्या होंगे? प्राइवेट। कोई गवर्नमेंट मत समझ लेना, निजी होंगे। कोई भी कंपनी, फर्म, सोसाइटी, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कि रिपन प्रस्ताव के तहत, नाम सुना है लॉर्ड रिपन का? कि जब नगर की बात कर रहे हो, स्वशासन की बात कर रहे हो, तो लॉर्ड रिपन का नाम बहुत बार आता है पेपर में। ये वही लॉर्ड रिपन है, कौन सा? जिसको स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। कल को पूछे कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं, तो आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा लॉर्ड रिपन को कहते हैं। किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन को कहते हैं। यह प्रश्न आ सकता है पेपर में, ध्यान रखना। रिपन प्रस्ताव के तहत नगरीय निकायों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा शासन करना कब तय हुआ? 1882, 1885, 1888 या 1880। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। आंसर भैया क्या आएगा? जब भी रिपन प्रस्ताव की बात आएगी तो आंसर क्या आएगा? 1882, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखना, सिंपल प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है। वर्तमान में राजस्थान में नगर पालिकाओं की संख्या, देखिए कंफ्यूज मत होना, यहां पर नगर पालिकाओं की संख्या पूछी है, नगर पालिका बोर्ड की संख्या नहीं पूछी है। थोड़ा सा दिमाग रखना इसमें भैया कि नगर पालिकाओं की संख्या वर्तमान में 240 है। कितनी है? 240 है। ध्यान रखना, ये 240 कब से है? तो दिसंबर 2022 के बाद से। लेकिन इससे पहले कितनी थी? पहले थे नगरीय निकाय की संख्या 213 के, पहले पूछे 213 थे, वर्तमान में पूछे तो 240 है। कितने हैं? 240 है। अगला प्रश्न कि वर्तमान में राजस्थान में नगर पालिका बोर्ड की संख्या कितनी है भैया? 10, 213, 194, 36। ध्यान रखना, वैसे तुक्का भी लगाओगे तो भी सही जगह लग जाएगा आपका, कि नगर पालिका बोर्ड की संख्या ज्यादा होती है या नगर निगम की संख्या ज्यादा होती है? भाई नगर निगम तो 10 ही है, कम होंगे। नगर पालिका बोर्ड तो बहुत ज्यादा होंगे। ऑप्शन देखो 10 तो नगर निगम है, 10 तो नगर निगम है, 10 तो नगर निगम है। कहां कहां पर है उसकी बात चलो बता ही देता हूं मैं इस क्वेश्चन में, कि नगर निगम 10, ध्यान रखना, जयपुर में 2, जोधपुर में भी 2, जयपुर में 2, जोधपुर में 2, कोटा में 2, जयपुर में 2, जोधपुर में 2, कोटा में 2, बाकी बच गए सब में 1 1 1। कौन कौन से संभाग बच गए? अजमेर संभाग बच गया, कि अजमेर में नगर निगम 1, और देखोगे बीकानेर में भी 1, भरतपुर में भी 1, भरतपुर में भी 1। देखो एक संभाग कौन सा बच गया? कौन से बच गए यहाँ पर संभाग? एक उदयपुर संभाग बच गया भैया, उदयपुर में भी 1, उदयपुर में भी 1। टोटल कितने हो गए? 10 हो गए क्या? काउंट कर लो भैया, 10 हो गए। तो ये तो थे नगर निगम। क्वेश्चन है नगर पालिका बोर्ड की संख्या कितनी है भैया? 194 है। कितनी है? 194। अरे 36 क्या है? एक आंकड़ा बताओ भैया, 36 क्या है? तो 36 कहते हैं नगर परिषद की संख्या। नगर परिषद की संख्या पूछे तो कितनी है? 36 है। ध्यान रखना, पहले 34 थी, 2 जुड़ गई। कितनी जुड़ गई? 2 जुड़ गई। पूछ सकता है कौन सी 2 जुड़ गई?
पूछ सकता है कौन सी दो जुड़ गई, तो कहते हैं नगर परिषद। पहले 34 थी लेकिन 2 जुड़ गई, जिसकी वजह से संख्या 36 हो गई। ये जो 2 जुड़ी, इसमें एक का नाम कोटपुतली था, एक का नाम कुचामन था। एक का नाम कोटपुतली और एक का नाम कुचामन। कुचामन सिटी पढ़ते हैं ना नागौर में, वही वाली कुचामन है। तो ये ध्यान रख लेना। लेकिन पेपर वाला मजे लेगा आपके यहाँ पे, पेपर वाला मजे ले जाएगा। यहां पर भी आपके आसान क्वेश्चन गलत करके आओगे, देखो कैसे। यहां तो आंसर है 194, ऑप्शन भी दूर दूर है। एग्जामिनर बड़े पास पास देगा, 193, 194, 195, 192, काफी क्लोज ऑप्शन देगा। तो वहां पर गड़बड़ मत कर देना भैया, 194 इसका सही आंसर आएगा। अगला प्रश्न कि राजस्थान में नगर परिषद की संख्या कितनी है, तो अभी बताया नगर परिषद की संख्या 36 है, ध्यान रखना। जबकि नगर निगम पूछे कि वर्तमान में नगर निगम कितने हैं, तो भैया कितने हैं, 10 हैं, ध्यान रखना। कितने हैं, 10 हैं। नगर परिषद कितने हैं, 36। ये लो, बार बार बता रहा हूं ताकि याद हो जाए आपको कि नगर परिषद पूछे तो 36 है, नगर पालिका बोर्ड पूछे तो 194 है, नगर पालिका बोर्ड की संख्या पूछे कितनी है, तो 194 है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान से देखना कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 भारतीय गणराज्य बनने के कौन से वर्ष में अधिसूचित हुआ था? 55वें वर्ष, 60वें वर्ष, 72वें वर्ष, 65वें वर्ष। अगर ये पेपर में क्वेश्चन आ गया तो मान के चलना उस पेपर का सबसे हलवा क्वेश्चन यही बनने वाला है, सबसे आसान प्रश्न यही बनने वाला है। क्यों? क्योंकि इसने अधिनियम तो लिख दिया 2009, अब उसने बोला भारतीय गणराज्य के। अब 1950 से काउंट करके देखोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसका सही आंसर क्या आएगा? 60वें वर्ष में। क्या आंसर आएगा? 60वें वर्ष में इसका सही आंसर आने वाला है, ध्यान रखना। याद रख लोगे? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 पूछ ले, इसमें कुल लेसन कितने हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा? कुल लेसन कितने हैं? 17। पूछ ले कुल सेक्शन कितने हैं, तो कुल सेक्शन कितने हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कि कुल सेक्शन की संख्या कितनी है? 344 है। कितने हैं कुल सेक्शन? 344 है, ध्यान रखना। ये लागू कब हुआ था, कल को पूछ ले तो 14 सितंबर को। कब? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को, ध्यान रखना, पेपर वाला कंफ्यूज करेगा। 12 सितंबर, 13 सितंबर, 14 सितंबर, 15 सितंबर कंफ्यूज कर देगा। तो लागू पूछे, ध्यान रखना लागू कब हुआ था, तो काफी क्लोज ऑप्शन मिलेंगे आपको, ध्यान रखना। लागू हुआ था 15 सितंबर को, 15 सितंबर 2009 को लागू हुआ था, ध्यान रखना। कई किताबों में आपको 11 सितंबर भी मिलेगा, ध्यान रखना, लेकिन लागू की तारीख पूछेगा तो लागू तो भैया 15 सितंबर को। कब हुआ था? 15 सितंबर को हुआ था। इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, 60वें वर्ष में। चलो आंकड़ों की बात आई तो एक प्रश्न और याद करो कि जब सेक्शन नंबर 2 आप पढ़ते हो, कि सेक्शन नंबर 2 आप पढ़ते हो, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ डेफिनेशन है, टोटल नंबर ऑफ डेफिनेशन कितनी है? अगर पेपर में प्रश्न आए तो भैया कभी काउंट करके देखना, 73 डेफिनेशन है। कितनी है? 73 डेफिनेशन है। ये भी ध्यान रख लेना कि जितने भी आंकड़े थे मैंने सारे के सारे एक साथ बता दिए, ध्यान रखना। क्लियर? चलो अगला प्रश्न कि नगर पालिका संस्थाओं के अध्यक्ष श्रेणी में कौन शामिल नहीं होता है? मुझे लगता है इससे आसान क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलेगा, क्योंकि नगर पालिका संस्थाओं की बात करोगे तो नगर पालिका बोर्ड में होता है जो उसको बोलते हैं अध्यक्ष। कि नगर पालिका बोर्ड का मुखिया, नगर पालिका बोर्ड का जो मुखिया होता है उसको क्या बोलते हैं? अध्यक्ष बोलते हैं। ठीक है, लेकिन नगर परिषद की बात करोगे कि नगर परिषद में बोलते हैं सभापति। कि नगर परिषद में पूछे क्या बोलते हैं? सभापति बोलते हैं। जबकि नगर निगम में पूछे तो क्या बोलते हैं? महापौर बोलते हैं। अरे नगर निगम में पूछे क्या बोलते हैं? महापौर बोलते हैं। सही आंसर क्या आएगा भैया? ऑप्शन नंबर सी, प्रधान। ऐसे प्रश्न मिलेंगे एग्जाम में,
सही आंसर क्या आएगा इसका? प्रधान इसका सही आंसर यहां पर बन जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। जबकि नगर निगम की बात करोगे तो नगर निगम एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन याद करके जाओ कि इसका जनसंख्या घनत्व पूछे तो 1000। अरे जनसंख्या घनत्व पूछे तो कितना है? 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका जनसंख्या घनत्व भी ध्यान रखना। नगर निगम का 1000 है, 1000 का आधा करो 500, 500 किसका है? नगर परिषद का है। अरे नगर परिषद का पूछे तो 500 है, 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्योंकि हम कई बार सारे आंकड़े पढ़ के चले जाएंगे, एग्जामिनर ने गलती से डेंसिटी पूछ ली तो गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान रखना। इसलिए ये 3 आंकड़े भी याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है नगर पालिका संस्थाओं के कार्यपालिका कार्यों के क्रियान्वयन हेतु मुख्य अधिकारी कौन होता है? मान के चलो ये पेपर में प्रश्न आया ना, 70% से 80% लोग इसको गलत करके आएंगे। स्टार लगा लो, छपने वाला प्रश्न है, इसी लैंग्वेज में ये प्रश्न मिलेगा। और जो समझदारी से आंसर देगा वो दे भी देगा कि नगर पालिका संस्थाओं के, देखिए नगर पालिका संस्थाओं की बात कर रहा है, मतलब इसमें नगर पालिका बोर्ड भी आ गया, नगर परिषद भी आ गया, नगर निगम भी आ गया। तीनों का ओवरऑल बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? जब तीनों के ओवरऑल की बात कर रहा है तो पर्टिकुलर नगर निगम की बात कर नहीं रहा, तो ये तो नहीं हो सकता। नगर परिषद की पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा, ये नहीं हो सकता। बच गए 2 ऑप्शन। अब ये दोनों में तुक्का लगाओगे। देखो, एक है मुख्य नगर पालिका अधिकारी, एक है मुख्य नगर आयुक्त अधिकारी। पूरा सेक्शन पढ़ लेना, पूरा एक्ट पढ़ लेना, ये शब्द नहीं मिलेगा मुख्य नगर आयुक्त अधिकारी, ये भी नहीं होगा तो भैया आंसर क्या आएगा? ये सिर्फ कंफ्यूज के लिए दिया हुआ, आंसर आएगा मुख्य नगर पालिका अधिकारी, इसका सही आंसर। और मुख्य नगर पालिका अधिकारी कौन होता है? तो आपको बार बार बता रहा हूं, नगर निगम का कमिश्नर। कौन होता है? नगर निगम का कमिश्नर। एक देखो, याद करो, देखो अगर यहां पर पूछ ले कि नगर निगम संस्थाओं के कार्यपालिका कार्यों के क्रियान्वयन हेतु अधिकारी कौन होता है, फिर आंसर आएगा नगर निगम आयुक्त। भाई अगर यहां पर नगर पालिका संस्थाओं की जगह लिख देना कि नगर निगम, शब्द लिख दे नगर निगम संस्थाओं के, तब तो आंसर आएगा नगर निगम आयुक्त। अगर लिख दे नगर परिषद संस्थाओं के, तब आंसर आएगा नगर परिषद का सभापति। ध्यान रखना, क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा घुमाएगा यहां पर आपको, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर C, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन यहां पर वाणिज्य कमर्शियल यूज के मामले में 25 या इससे अधिक इकाइयों के समूह को, ये क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूं, थोड़ी देर पहले अगर आपने सुना होगा इसका आंसर बताया होगा। मॉल, सर्विस सेंटर, उद्योग या कॉम्प्लेक्स, तो आंसर आएगा भैया ऑप्शन नंबर A। इसकी डेफिनेशन आपको बता चुका हूं, और इसकी डेफिनेशन में एक बात और भी बोली हुई थी कि अगर आवासीय उपयोग की बात आएगी, किसकी बात आएगी? अगर आवासीय उपयोग की बात आएगी। देखो कमर्शियल उपयोग में आंकड़ा कितना बताया? 25, जबकि आवासीय उपयोग में इसका आंकड़ा बताया 10 या इससे ज्यादा इकाइयों का जो ग्रुप होगा उसको क्या बोलेंगे हम? कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। और आज का अंतिम प्रश्न, स्थानीय निकाय, इसको कर लो निकाय भैया। स्थानीय निकाय के कृत्यों का मतलब क्या होता है? कर्तव्य। कृत्यों का मतलब कर्तव्य। ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक होगी, यहां पर कर लो पालन। क्या कर लो? पालन। कि स्थानीय निकायों के कर्तव्यों का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा, इसको कर लो द्वारा, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत आयुक्त, इसको कर लो आयुक्त। आयुक्त कौन होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ये भी प्रश्न काफी अच्छा है। संभागीय आयुक्त, जिलाधीश, सचिव या निर्देशक। आंसर भैया बताओ, भैया आंसर क्या आएगा? निर्देशक को डायरेक्टर भी तो बोलते हैं, एक ही समझ लो एक तरीके से, अब तो कंफ्यूज नहीं होते। तो सही आंसर ध्यान से देखना, राज्य सरकार के द्वारा। एक शब्द को फोकस करना यहां पर इस प्रश्न में कि कर्तव्यों का पालन करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा एक आयुक्त किया जाता है। उस आयुक्त की पोस्ट का नाम है निर्देशक। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर A, निर्देशक, डायरेक्टर।
तो ये थे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूं प्रश्न बढ़िया लगे होंगे और एक प्रश्न के माध्यम से जितने प्रश्नों को हम सॉल्व कर सकते थे प्रयास किया। नोट्स आप बना सकते हो साथ के साथ। बार बार बोल रहा हूं जितने प्रश्न कर रहे हैं उससे बाहर लैंग्वेज में हो सकता है प्रश्न बाहर जाए, लेकिन वर्डिंग कंसेप्ट यहीं से मिलने वाला है आपको। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बढ़िया लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, बिंदास रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। अरे रुको रुको छोरो, एक काम तो रह गया। सारी बात करा दी, क्वेश्चन तो सोल्व करवा लिए, एक मेन बात रह गई। ऐप को डाउनलोड कर लो, देख डेमो का जल्दी से। देख डेमो का ऐप डाउनलोड कर लो। वहां पर EORO के अंदर आपको MCQ प्रैक्टिस के लिए मिल रहे हैं। अब करना क्या, ये क्लास देख ली, वहां पर आपको टेस्ट मिलेंगे EORO का। पहला टेस्ट अब आप दे के देखना, आपको बड़ा आसान लगेगा वहां पर, लेकिन कब, इसको समझने के बाद में। ठीक है, तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।